तो जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जेबीटी और बीएड का जो मामला है, इन दोनों मामलों में जेबीटी और बीएड का जो झगड़ा है, इस झगड़े में एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे सामने आई है। और महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि राज्य सरकार वंस फॉर ऑल इस मैटर को खत्म करना चाहती है। और इस मैटर को खत्म करने के लिए जो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। इस बैठक के लिए एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन को धर्मशाला से शिमला बुलाया गया था और बाकी जो अधिकारी हैं जो इन भर्तियों को देखते हैं, डायरेक्टरेट के, सचिवालय के, उनको भी बिठाया गया था। आपको याद है कि बीएड और जेबीटी का झगड़ा ही सबसे ज्यादा वहां से बड़ा, जहां बीएड का जो टेट है, जेबीटी का जो टेट है, वो बीएड वालों को भी करने की परमिशन दी गई और वो भी सुप्रीम एनसीटी की एक चिट्ठी के आधार पर, जो चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट में अंडर स्क्रूटनी थी, जिसमें अभी डिसीजन आना है जजमेंट रिजर्व होने के बाद। और एजुकेशन बोर्ड ने किस आधार पर उस चिट्ठी, उस परमिशन को दिया जिसमें जेबीटी के टेट पर बीएड को भी एलिजिबल किया, और किसके कहने पर किया? क्या राज्य सरकार से रेफरेंस गया था, एजुकेशन सेक्रेटरी से गया था, या सिर्फ एनसीटी की चिट्ठी के आधार पर कर दिया गया? तो इन सारी चीजों को क्लियर करने को लेकर एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन को बुलाया गया था, उनके साथ बैठक हुई है, एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी थे। उसके बाद अब मामला एडवोकेट जनरल तक भी जा सकता है, क्योंकि इधर हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं जेबीटी भर्ती के, क्योंकि बीएड वाले बीच में जब आ गए तो फिर जेबीटी का नंबर ही नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट रिजर्व है राजस्थान से जो गई थी, जिसमें हिमाचल ने भी रिप्लाई फाइल किया है। तो इन सारी सिचुएशन को देखते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने, आपको याद है, कुछ दिन पहले बीएड वालों को टेबल टॉक के लिए बुलाया, जेबीटी वालों को टेबल टॉक के लिए बुलाया था। और इस बातचीत के बाद किन चीज़ों को लेकर आगे चीज़ें बढ़ी हैं वो अभी जानकारी नहीं मिल पाई थी। इन द मीन टाइम एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन को बुलाया गया और अब आने वाले दिनों में क्या क्या चेंजेस होंगे वो देखना होगा। क्या सरकार टेट के जो नियम है उनमें बदलाव करेगी, या जो भर्ती नियम, क्योंकि देखिए एक लीगल पोजीशन है यहां पर। एक तरफ हमने आरएनपी रूल नहीं बदले जेबीटी भर्ती के, दूसरी तरफ जो एनसीटी की चिट्ठी है उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब अपने यहां लागू नहीं किया। उसके बावजूद जेबीटी की भर्ती में बीएड को कैसे एंटरटेन किया जा रहा है, ये एक सबसे बड़ा लीगल क्वेश्चन है। और लीगल क्वेश्चन में डिफेंस लिया था एलिमेंट्री एजुकेशन ने कि हमारे डिप्टी डायरेक्टर ने इसलिए लिया क्योंकि एजुकेशन बोर्ड ने टेट की अनुमति दे दी बीएड को, जेबीटी वाले टेट की। दोनों का टेट अलग होता है, जेबीटी का टेट अलग है, बीएड का टेट अलग है। जिसने बीएड का टेट किया है वो जेबीटी के लिए पात्र नहीं था, लेकिन जब इनको एलिजिबिलिटी दे दी गई कि आप जेबीटी का टेट भी कर सकते हैं, तो उसके बाद ये सारा कंफ्यूजन हुआ और उसी कंफ्यूजन को डिप्टी डायरेक्टर ने अपने यहां लागू कर दिया। जबकि राज्य सरकार ने ना तो भर्ती नियम बदले हैं, ना ही एनसीटी की जो नई चिट्ठी है उसको अडॉप्ट किया है। और ये ऐसा कई मामलों में, बहुत से विभागों में है कि भारत सरकार की कोई एजेंसी अगर कोई भर्ती नियम बनाती है तो उसको राज्य अगर इंप्लीमेंट नहीं करना चाहे तो वो कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि वो मैंडेटरी हो गया वंस फॉर ऑल सभी राज्यों के लिए। तो ये 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट की। तो एनटीटी को लेकर एक बात तो ये हुई है कि जो कैबिनेट नोट भेजा गया है राज्य सरकार को, जो शिक्षा सचिव के, शिक्षा विभाग के माध्यम से, उसमें जहां तक जो जोन ऑफ एलिजिबिलिटी है उसको डिफाइन किया गया है कि जो 2 साल जिनका डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से एनटीटी का है उनको माना जाए, जैसा कि एनसीटी में प्रावधान है। दूसरा इसमें दिया गया है कि जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उन वर्कर्स को लिया जाए जो एनटीटी डिप्लोमा के लिए जो एलिजिबिलिटी है उतनी शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, तो उनको भी इसमें मौका दिया जाएगा, ये प्रपोजल है उसमें। और उनके लिए एक ब्रिज कोर्स का प्रोविजन अलग से किया जाएगा, उनको ब्रिज कोर्स राज्य सरकार करवाएगी जो जिनको एनटीटी में लिया जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आंगनबाड़ी वर्करों के लिए एक तरह से ये प्रमोशन का एक चैनल खुल गया। इनके लिए एक प्रमोशन चैनल सुपरवाइजर के लिए पहले से है, ये दूसरा प्रमोशन चैनल खुलेगा अगर वो एनटीटी में एंट्री कराते हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों की बात की जाए तो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए C2 के बैनर तले बुधवार को समूचे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया गया। आउटसोर्स कर्मचारियों ने इस धरना प्रदर्शन के दौरान अपनी मांगों को प्रमुखता से रखते हुए कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जाए, जल्द स्थायी नीति के लिए बनाई जाए, सेवाओं को बहाल रखा जाए, सभी बोर्ड व निगमों में ओपीएस को लागू करने की डिमांड भी यहां पर रखी गई है। यहां पर
4,500 हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को एनपीएस की पाई एरियर के साथ मिल सकती है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक सचिवों को यह पत्र लिखकर कहा गया है कि एनपीएस के कर्मचारियों की डिटेल सूची भेजी जाए। पूरी खबर को समझते आखिर यह खबर क्या है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को एक पत्र लिखकर कहा था कि हिमाचल प्रदेश में 15 मई 2003, हालांकि ये पूरे देश के लिए फैसला था, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्रालय से जारी इस पत्र में कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में 15 मई 2003 से पहले एडवर्टाइज हुए विभिन्न पदों के तहत तैनात किए गए सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा, चाहे उनके तैनाती के आदेश 2004 में हुए हो, 5 में हुए हो, 6 में हुए हो, 7 या 8 या 9 या 10 में हुए हो। साफ तौर पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा था जिन तमाम पदों को एडवर्टाइज मई 2003 से पहले कर लिया हो, 15 मई 2003 से पहले, उनकी डिटेल सूचना भेजी जाए, उन तमाम कर्मचारियों को ओपीएस में लाया जाएगा। हालांकि राज्य में सुक्खू सरकार ने सभी कर्मचारियों की ओपीएस बहाल कर दी है, लेकिन केंद्र की यह चिट्ठी के बाद जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कवायद शुरू हुई है, इस चिट्ठी के फलीभूत होने के बाद 4,500 कर्मचारियों को ना केवल डबल पेंशन का लाभ मिलेगा, लेकिन लक्ष्मी इनके घर छप्पर। अब बात करते हैं करुणामूलक केसेस की, जिनको अब लौटाया जा रहा है। देखिए, जो पुरानी बात थी करुणामूलक मामलों की, वो तो ये थी कि करुणामूलक भर्तियां किस तरह से होंगी, किस तरह से की जाएंगी, वन टाइम छूट मिलेगी या नहीं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वन टाइम छूट देकर जो भर्तियां हैं उनको करेंगे, और उस घोषणा पत्र के अनुसार एक फाइल मूव हुई है फाइनेंस से, और लेकिन इस फाइल पे अभी कुछ भी नई प्रोग्रेस अभी तक नहीं है। वैसे भी घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए जो कैबिनेट सब कमेटी है, वो जब उस मैटर को देखेगी तो उसके बाद ये पता लगेगा कि वो किस तरह से इन मैटर को लेती हैं। लेकिन अभी जो फाइनेंस से केसेस लौटाए जा रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन हम आपके साथ साझा कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि हिमाचल सरकार ने जब ओल्ड पेंशन लागू की, तो ओल्ड पेंशन को लागू करती बार, ओल्ड पेंशन को लागू करने के बाद जो 2003 से अब तक के बीच के केसेस आ रहे हैं, जिनके घर से कोई डेथ हुई और डेथ होने के बाद जो चीज़ें हैं वो आगे नहीं बढ़ पाई, उन मामलों को जो अब लौटाया जा रहा है, इसका रीज़न ये है कि फाइनेंस अब कैंडिडेट को ये कह रहा है कि जो आपके घर से जिनका डेथ हुई, क्या उनको डेथ के बाद भी उनकी फैमिली पेंशन रिवाइज हुई ओल्ड पेंशन की तरह पे, या वो सिर्फ एनपीएस पर ही थे। तो ये जो एनपीएस से ओल्ड पेंशन वाला जो मैटर है, उस मैटर को जो है वो मॉडिफाई करने के लिए ये मामले वापस भेजे जा रहे हैं। बहुत सारी कैटेगरीज में जिला कैडर है, बहुत सारे विभागों में है, और इन कर्मचारियों को जिलों से बाहर नहीं बदला जा सकता। वर्तमान में जब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनी, तो बनते ही सबसे पहले पेपर लीक का मामला हमीरपुर आयोग का आ गया, और हमीरपुर आयोग का जब मामला सामने आ गया तो उसमें जो कैडर वाली बात थी, ये सीएम के और सरकार के समझ में आ गई। ऐसा लगा कि हमीरपुर आयोग में इसलिए भी एक वजह थी पेपर लीक का नेटवर्क क्रिएट होने की, क्योंकि वहां जो कर्मचारी डिप्यूट थे वो स्पेसिफिक थे उस इंस्टीट्यूशन के लिए या फिर एक जिला के लिए। तो एक मत ये बना सरकार में कि जिनको एक स्पेसिफिक जिला या स्पेसिफिक लोकेशन या विभाग के लिए नियुक्त कर देते हैं, उनको फिर ट्रांसफर का डर खत्म हो जाता है और उससे एफिशिएंसी या ट्रांसपेरेंसी पे असर पड़ता है। उसके बाद शुरू हुई चीजें कि कैसे करना है। आपको याद होगा एक कैबिनेट के लिए मेमो बना था यूडी डिपार्टमेंट में, और उसमें हालांकि कोई नई बात नहीं है, नगर निगमों के लिए पहले से डिसीजन हो चुका है स्टेट कैडर में करने का कर्मचारियों को। अब नगर पंचायत और नगर परिषदों के लिए भी मामला जो है वो कंसिडरेशन में है, ये बात है यूडी की। लेकिन अब 2 नए विभागों में जिला कैडर को स्टेट कैडर में कन्वर्ट करने का प्रपोजल मूव हुआ है, जिसको अगली कैबिनेट में लगाया जाना है। और ये विभाग हैं रेवेन्यू और दूसरा है पंचायती राज। रेवेन्यू में जो विभाग है, रेवेन्यू में तो आप कई जगह सुनते हैं पटवारी पकड़ा गया, विजिलेंस वालों ने पकड़ लिया, कहीं कानूनगो को पकड़ लिया, कहीं। हालांकि ये जो हो रहा है ये इनके अलावा जो कर्मचारी हैं उनके लिए हो रहा है, क्लरिकल स्टाफ मैक्सिमम इसमें दिखता है हमें। लेकिन जब कैबिनेट में जाएगा उसके बाद पता लगेगा कि कैबिनेट का व्यू क्या रहता है। क्या कैबिनेट ये चाहती है कि बाकी लोग भी हों, रेवेन्यू के जो बाकी लोग हैं वो भी इसमें हों। और जहां तक बात पंचायती राज की है, तो उसमें जिला कैडर जो है, जिला परिषद कैडर जो है, उसको भी ये पॉसिबिलिटी है कि अब स्टेट कैडर में ही कन्वर्ट कर दिया जाए पूरी तरह से। और यूडी का मामला ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन है। तो ये जो मामले चल रहे हैं, जब हमने सबसे पहले आपको बताया था कि राज्य सरकार
जो स्टेट कैडर पर विचार कर रही है हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को लेकर, क्योंकि वहां के जो कर्मचारी हैं वो सरप्लस हो गए थे, बाद में उनको सरप्लस पूल से उनकी जो बाकी विभागों में उनकी डेपुटेशन अलग से की गई, अब वो मर्जर ही कराया जाएगा। लेकिन अब अगली कैबिनेट में अगर ओके हो गया, अभी तो ये है एडवाइजरी स्तर पे, क्योंकि इसमें जो संबंधित एडवाइजरी डिपार्टमेंट हैं, चाहे फाइनेंस है, लॉ है, पर्सनल है, उनसे एडवाइस मांगी जा रही है। हमीरपुर जो भर्तियां रुकी हैं उन भर्तियों को लेकर जो एक बड़ा अपडेट हमारे सामने आया है उसकी, दरअसल हम जो लोक सेवा आयोग है, उस लोक सेवा आयोग ने रुकी हुई भर्तियों को लेकर राज्य सरकार को एक चिट्ठी भेजी है। उस चिट्ठी से हड़कंप मच गया है, और ये चिट्ठी क्या है वो हम आपको बताते हैं। आपको याद है हमने इसकी एक्सक्लूसिव आपको जानकारी दी थी कि राज्य सरकार ने 3 नए पोस्ट कोड रिजल्ट निकालने को लेकर लोक सेवा आयोग को दिए हैं। पहले दिए थे 7 पोस्ट कोड, उसमें से 6 का रिजल्ट घोषित हो गया था, 7वां जो है वो वापस कर दिया था, क्योंकि उसमें रिटन टेस्ट नहीं लिया था। एक पद था इसमें भरने को और रिटन टेस्ट नहीं लिया था हमीरपुर आयोग ने, और रूल्स में ये प्रोविजन था नहीं, तो ये वापस लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार को वापस भेज दिया था। तो ये हो गई बात पहली किश्त की। दूसरी किश्त में 3 पोस्ट कोड भेजे गए थे। पोस्ट कोड 958 वेटनरी फार्मासिस्ट, पोस्ट कोड 967 डिस्पेंसर, पोस्ट कोड 973 इलेक्ट्रीशियन। इन पोस्ट कोड को जब लोक सेवा आयोग को भेजा गया तो लोक सेवा आयोग के लोग चले गए यहाँ से हमीरपुर, वहाँ से रिकॉर्ड लेके आए, और रिकॉर्ड लेने के बाद जब शिमला आकर उसको देखा गया तो वो रिकॉर्ड अधूरा पाया गया। और इसीलिए फिर आयोग के हमीरपुर जो लोक सेवा आयोग के सचिव हैं, इन्होंने कार्मिक विभाग के सचिव को चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में कहा है, हालांकि ये चिट्ठी 1 पैरा की चिट्ठी है, और इसमें ये कहा है कि जो 3 पोस्ट कोड हम आपने रिजल्ट निकालने के लिए हमारे पास भेजे हैं, इन पोस्ट कोड का जो रिकॉर्ड है वो हमीरपुर आयोग से अधूरा मिला है, तो इसलिए रिजल्ट घोषित नहीं किया जा सकता। इस चिट्ठी के बाद कार्मिक विभाग से लेकर मुख्य सचिव कार्यालय के बीच में हड़कंप की स्थिति है, और वो इसलिए है क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी घोषित हो, मुख्यमंत्री कार्यालय का प्रेशर भी बहुत है, और ये दोनों तरफ है, चाहे लोक सेवा आयोग हो चाहे कार्मिक विभाग हो। लेकिन दूसरी तरफ जो लोक सेवा आयोग ने चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में अब पूरा ऑनस आ गया हुआ है आईटी विभाग पर, क्योंकि जो लोग हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट और पोर्टल था, उस पोर्टल को इनडेफिनेट बंद कर दिया गया। और अब आईटी विभाग ने ये वर्बली जवाब दिया है सरकार को कि हमने इसलिए डिसेबल किया क्योंकि विजिलेंस ने लिख के दिया था। विजिलेंस से भी अब पूछा जा रहा है। दरअसल आईटी विभाग से पहले कार्मिक विभाग ने आज जो ओएसडी हैं हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के, जो हमीरपुर में नियुक्त हैं, उनको चिट्ठी भेजकर, क्वेरीज भेजकर जवाब मांगा है कि जो रिकॉर्ड है वो अधूरा क्यों है। दूसरा, जो आपका जो पोर्टल है, क्योंकि लोक सेवा आयोग का कहना है कि जो ये रिकॉर्ड अधूरा है उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जो वेबसाइट है उसको बंद कर दिया गया, डाटा एक्सेसिबल नहीं है, और जो पोर्टल है जिस पे लोगों ने अप्लाई किया था और जिसके माध्यम से आयोग अपने रिजल्ट अपलोड करता है, वो भी डिसेबल कर दिया गया।